चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास जो है, आज हमारी क्लास समास पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं समास। समास में क्या है, समास में क्या है, नंबर 1 समास का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? ठीक, शाब्दिक अर्थ। समास में सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है शाब्दिक अर्थ। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। क्या होता है? तो वो समास का जो अर्थ होता है वो होता है, शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है संक्षेप, सामासिक पद। संक्षेप, सामासिक, सामासिक पद। ठीक, या समस्त पद, संपूर्ण पद। समस्त पद, समस्त पद या संपूर्ण पद। ठीक, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप, सामासिक पद, समस्त पद या संपूर्ण पद। ठीक, नंबर 2 जो इसकी बात करते हैं हम, तो नंबर 2 में बात करते हैं इसकी परिभाषा की दोस्तों। परिभाषा। ठीक, परिभाषा। परिभाषा में नंबर 1 की बात करेंगे। ये डेफिनेशन है ही दोस्तों। ठीक, डेफिनेशन है। नंबर 1 बात करने वाले हैं परिभाषा में समास की क्या हो सकती है दोस्तों, लिखिएगा। एक शब्दांश, एक शब्दांश और एक शब्दांश और एक शब्द, एक शब्दांश और एक शब्द आपस में, आपस में आपस में आपस में मिलते हैं। एक शब्दांश और एक शब्द, एक शब्दांश और एक शब्द आपस में मिलते हैं, समास कहलाते हैं, कहलाता है। ठीक, समास कहलाता है। जैसे प्रतिदिन, जैसे प्रतिदिन। ठीक, उदाहरण लिया। एक एक इसमें शब्दांश है और एक क्या है दोस्तों, शब्द। ठीक, प्रतिदिन मिलकर जो बना है दोस्तों वो बना है प्रति प्लस दिन से। प्रति प्लस दिन से मिलकर बना है दोस्तों। प्रति क्या है, इसमें एक शब्दांश है और दिन क्या है, एक शब्द है दोस्तों इसमें। ठीक, तो प्रति प्लस दिन से एक शब्दांश और एक शब्द आपस में जब मिल जाते हैं तो समास कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2। ठीक, पहली होगी, दूसरी। दूसरी कंडीशन लिखिए। जहां एक शब्द, जहां एक शब्द, एक शब्द के साथ, जहां एक शब्द के साथ दूसरा शब्द, जहां एक शब्द के साथ दूसरा शब्द यानी कि पद आ जाए। एक शब्द के साथ दूसरा पद नहीं दोस्तों, दूसरा शब्द। ठीक, दूसरा शब्द आ जाए या आता है, दूसरा शब्द आता, दूसरा शब्द आता है, तब भी समास कहलाता है। समास कहलाता है।
कहलाता है। ठीक, दूसरा शब्द भी पहले शब्द के साथ जब दूसरा शब्द आ जाता है दोस्तों तो वहां पे क्या होता है, समास कहलाता है। जैसे जैसे कैसे शब्द हो सकता है दोस्तों, जैसे उदाहरण ले लीजिए आप, माता पिता, माता पिता। तो माता पिता में माता भी एक शब्द है और क्या है दोस्तों, पिता भी क्या है, एक ही शब्द है। ठीक, तो जहां एक शब्द के साथ दूसरा शब्द आ जाता है तो वहां भी क्या होता है दोस्तों, वहां भी समास कहलाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, नेक्स्ट कंडीशन यानी कंडीशन तीसरी। ठीक, तो नेक्स्ट क्या है, जहां जहां एक पद के साथ, जहां एक पद के साथ दूसरा पद आ जाए, दूसरा पद आ जाए। ठीक, जहां एक पद के साथ दूसरा पद आ जाए अर्थात दोनों का योग भी समास कहलाता है। यह अर्थात दो पदों का योग भी, अर्थात दो पदों का योग भी, दो पदों का योग भी समास कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक है, कहलाता है, दो पदों का योग भी समास कहलाता है। ठीक, जैसे उदाहरण ले लेते हैं, जैसे उदाहरण लेते हैं दोस्तों, जैसे चिड़िया घर। ठीक, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में जो समास है, एक पद है चिड़िया और दूसरा पद क्या है दोस्तों, वो है घर। तो दोनों पदों का योग क्या कहलाता है दोस्तों, तो वो कहलाता है चिड़ियाघर। ठीक, एग्जाम्पल होगी। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन की ओर। कंडीशन नंबर 4 क्या हो सकती है दोस्तों, जहां जहां दो या दो से अधिक, जहां दो या दो से अधिक, जहां पर दो या दो से अधिक पदों का योग हो दोस्तों, क्या हो, पदों का योग भी, पदों का योग भी समास कहलाता है। क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जैसे जैसे उदाहरण एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, जैसे तन मन धन, तन मन और धन। ठीक है दोस्तों, तन मन धन। ठीक, तो इसमें क्या है, समास में देखते हैं दोस्तों क्या पढ़ा है, समास। ठीक, समास में जो हमने नंबर 1 पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, शाब्दिक अर्थ। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप या संक्षेप समासिक पद। ठीक है दोस्तों, संक्षेप समासिक पद या समस्त पद या संपूर्ण पद। ठीक, ये समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास की परिभाषा क्या होती है, कंडीशन नंबर 1, एक शब्दांश और एक शब्द जब आपस में मिलते हैं तो तब क्या होता है, समास बनता है दोस्तों। ठीक, एक शब्दांश और एक शब्द जब आपस में मिलते हैं तो तब क्या होता है, समास बनता है। तो जैसे उदाहरण लिया है, जैसे प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में एक शब्दांश है और एक क्या है दोस्तों, शब्द है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बनती है समास की,
जहां एक शब्द के साथ दूसरा शब्द आता है दोस्तों, एक शब्द के साथ दूसरा शब्द आ जाए तो वहां पर भी क्या होता है दोस्तों, समास बनता है। तो वहां तब भी क्या होता है, समास कहलाता है। तो जैसे जैसे माता पिता, तो माता और पिता, ठीक है, माता और पिता, तो ये क्या है दोस्तों, समास है। ठीक, तो अब कौन सी कंडीशन हो जाती है, अब हो जाती है कंडीशन नंबर 3। ठीक, कंडीशन नंबर 3 में क्या है, यानी कि तीसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, जहां एक पद के साथ दूसरा पद आ जाए, जहां एक पद के साथ दूसरा पद आ जाए तो वहां भी क्या होता है दोस्तों, तो वहां भी समास कहलाता है। ठीक है, तो वहां पर भी क्या है, समास कहलाता है। जैसे चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में दोनों पद है दोस्तों, चिड़िया भी और क्या, घर भी। ठीक है, तो दो पद आ गए। अब इसकी क्या है, कंडीशन नंबर 4 क्या हो सकती है, कंडीशन नंबर 4 क्या है कि जहां दो या दो से अधिक पदों का योग भी समास कहलाता है। अब दो पद आ जाए या दो से अधिक पद आ जाए तो वहां पर भी समास कहलाता है। जैसे जैसे जो हमने उदाहरण लिया है तन मन धन, तो तीनों क्या है दोस्तों, तीनों पद है। ठीक, तन मन धन, अब क्या है, तीनों ही क्या है, तीनों पद है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम समास के भेद के बारे में। हेडिंग बनाइएगा और लिखना स्टार्ट कीजिएगा, समास के भेद। तो समास के जो भेद होते हैं दोस्तों, वे होते हैं 6 या 4। ठीक है, 6 या 4। ठीक, समास के 6 भेद होते हैं दोस्तों और 4 भी भेद होते हैं, दोनों भेद होते हैं। ठीक, तो पहले लिखेंगे हम इन समास के भेद है कितने, तो दोस्तों 6 है। ठीक, 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में लिखेंगे अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक, अव्ययी भाव समास। नंबर 2 द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, नंबर दूसरा जो है वो है द्वंद्व समास। नंबर 3 है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ठीक, नंबर 3 हो गया दोस्तों। और इसी में नंबर 4 है द्विगु समास। क्या है, द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, कैसा है, यह है द्विगु समास। और नंबर 5 कौन सा होता है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक, और नंबर 6 जो भेद होता है दोस्तों, वो होता है बहुव्रीहि समास। कौन सा भेद होता है, तो ये होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया कि कितने भेद होते हैं, तो भेद होते हैं दोस्तों 6। ठीक, पहला जो भेद होता है ये होता है अव्ययी भाव समास। ठीक, दूसरा जो भेद होता है ये होता है द्वंद्व समास। तीसरा जो भेद होता है दोस्तों ये होता है कर्मधारय समास। ठीक, कौन सा भेद होता है, तो तीसरा होता है कर्मधारय समास का। नंबर 4 जो भेद होता है ये होता है द्विगु समास। ठीक, द्विगु समास होता है नंबर 4। और नंबर 5 जो भेद होता है ये होता है तत्पुरुष समास। ठीक, और नंबर 6 जो भेद होता है दोस्तों, तो ये होता है अव्ययी भाव समास। अब मैंने आपसे क्या कहा कि समास के 2 भेद होते हैं, एक यानी कि 6 भेद होता है और एक होते हैं 4। 6 भेद कब होते हैं और 4 भेद कब होते हैं, दरअसल भेद जो होते हैं समास के तो वो जो है दोस्तों 6 ही होते हैं। ठीक, लेकिन 4 कब होते हैं, तो 4 के लिए आपको क्या है, नोट डाल के लिखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, क्या डालना पड़ेगा, नोट डालकर इसमें क्या है, नंबर 1 आपको लिखना पड़ेगा। ठीक,
नंबर 1 लिखिए दोस्तों, हिंदी में कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार समास के 6 प्रकार होते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो किसके अनुसार हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ये क्या है दोस्तों? तो समास के 6 भेद होते हैं। ठीक, पहला लिख लिया आपने कि कामता प्रसाद के अनुसार कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों 6 भेद होते हैं। 6 कौन कौन से भेद होते हैं दोस्तों? तो 6 के 6 भेद क्या है दोस्तों? ये क्या है? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। किसके? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, ठीक है दोस्तों, 6 भेद या 6 प्रकार। ठीक है दोस्तों, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार समास के 6 भेद किसके अनुसार होते हैं? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। ठीक, 6 के 6 भेद है। पहली समझ में आया दोस्तों कि अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। 6 के 6 प्रकार ये कामता प्रसाद गुरु के अनुसार होते हैं दोस्तों। इतनी बात समझ में। इसी में क्या है? नंबर 2 नोट में ही लिखना है, किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार। किशोरी प्रसाद, किशोरी दास वाजपेयी दोस्तों, किशोरी दास वाजपेयी, किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार समास के 4 प्रकार होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार होते हैं? 4 भेद होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, किशोरी वाजपेयी के अनुसार इसके जो है समास के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो वे 4 होते हैं। ठीक, नंबर 1 कौन सा है? तो वो है दोस्तों कर्मधारय समास। इसमें जो है कौन सा है? कर्मधारय समास। ठीक है, तो नंबर जो 1 माना है इन्होंने कर्मधारय समास माना है, और नंबर 2 जो माना है इन्होंने मांगा है द्विगु समास। ठीक, द्विगु समास। नंबर 1 इसमें द्विगु समास और कर्मधारय समास तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि ये जो है ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाते हैं। तत्पुरुष समास के अंतर्गत माने नहीं। समास के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, अंतर्गत मतलब ये जो है दोनों ये मानते हैं कि ये तत्पुरुष का ही पार्ट है। ठीक, ये तत्पुरुष के ही भाग है दोस्तों। ठीक है, अंतर्गत आते हैं।
आते हैं। ठीक, अब क्या है दोस्तों, कर्मधारय में ये जो है कर्मधारय और बहुब्री दोस्तों। ठीक, क्या है, यानी कि कर्मधारय और द्विगु। कर्मधारय और मैं द्विगु की बात करूं तो इनको क्या है, इनको नहीं माना जाता। तो ये कितने भेद हो गए, एक अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास और कौन सा हो गया, बहुब्री समास। तो ये वाला जो समास है ये किसके अंदर माना है इन्होंने, तो ये माना है तत्पुरुष समास के अंदर, तत्पुरुष समास। इसके अनुसार दोस्तों तो कौन से भेद होते हैं, किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार तो ये 4 भेद होते हैं दोस्तों। ठीक, चारों है, और इन दोनों को इन्होंने किसके अंतर्गत माना है, इन्होंने कहा कि ये जो भेद होता है ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत होता है दोस्तों। ठीक, इतनी दोनों बात समझ में आई। 6 भेद किसके अनुसार होते हैं, तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, और 4 भेद कितने को होते हैं, तो ये होते हैं किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार 4 भेद होते हैं। ठीक, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार समास के भेद, तो 6 पे टिक के रहेंगे। आपसे पूछेगा कि किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार समास के कितने प्रकार या भेद होते हैं, तो दोस्तों 4 भेद होते हैं। ठीक है, अब आप नंबर 1 हेडिंग बनाएंगे समास के भेद में। ठीक है दोस्तों, समास के भेद में नंबर 1 हेडिंग बनाएंगे आप तत्पुरुष समास के भेद। ठीक, नंबर 1 अब हेडिंग बनाइए दोस्तों, समास करने वाले हैं हम, स्टार्ट कर दिया है हमने। तो अब क्या है, हमें इसमें समास के भेदों में तो हमें नंबर 1 जो लेना है दोस्तों, तो वो लेना है तत्पुरुष समास। पढ़ेंगे हम स्टार्ट, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के भेद। ठीक, अब क्या है, हेडिंग डलवाई है मैंने आपसे कि समास में तत्पुरुष समास के भेद हेडिंग डाल के लिखिए पहले। तो तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं दोस्तों। ठीक, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो बस तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के होते हैं 2 भेद। ठीक, नंबर 1 पे कौन सा भेद होता है और नंबर 2 पे कौन सा भेद होता है। ठीक है दोस्तों, नंबर पहले पे जो भेद होता है वो होता है समानाधिकरण तत्पुरुष। ठीक, समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक, नंबर 1 हो गया। और नंबर 2 जो होता है, नंबर 2 ये होता है व्याधिकरण तत्पुरुष समास, व्याधिकरण तत्पुरुष समास, तत्पुरुष तत्पुरुष समास। ठीक, तो तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं दोस्तों। पहला जो भेद होता है वो होता है समानाधिकरण, और दूसरा जो भेद होता है ये होता है व्याधिकरण। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि व्याधिकरण कितने प्रकार का होता है दोस्तों, तो व्याधिकरण जो होता है ये 6 प्रकार का होता है। ठीक, व्याधिकरण क्या होता है कि व्याधिकरण जो होता है वो 6 प्रकार का होता है दोस्तों। 6 प्रकार के, यानी कि 6 प्रकार के इसके अंतर्गत समास आते हैं। ठीक, नंबर 1 की अगर मैं आपसे बात करूं, इसमें नंबर 1 क्या होता है, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक, नंबर 2 जो होता है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष
ठीक है दोस्तों। नंबर 2 जो होता है इसमें करण तत्पुरुष, और नंबर 3 जो होता है इसमें संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, तत्पुरुष समास। और नंबर 4 जो होता है इसी में, तो वो होता है अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक, नंबर 4 जो है वो कौन सा है, अपादान तत्पुरुष समास। और नंबर 5 जो है इसी में, तो वो कौन सा है, संबंध तत्पुरुष, संबंध, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक, संबंध तत्पुरुष समास नंबर 5। और नंबर 6 जो होता है दोस्तों वो होता है अधिकरण। ठीक, अधिकरण समास, ये अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों। तो व्याधिकरण तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है, तो व्याधिकरण तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार में कर्म तत्पुरुष नंबर 1, नंबर 2 करण तत्पुरुष समास, नंबर 3 संप्रदान, और नंबर 4 अपादान तत्पुरुष समास, और नंबर 5 संबंध तत्पुरुष समास, और नंबर 6 अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों। तो इसमें 6 के 6 कंडीशन आ गई है। तो हमने जो है दोस्तों यहाँ पर ये जो लिखा है रेड से, जो हमने जितने भी ये लिखे हैं दोस्तों समास, ये सारे के समास सारे प्रकार के ही समानाधिकरण में आते हैं। इसमें मैंने जो नंबर 2 जो ये नंबर 2 जो है शुरू के, तो ये जो हमने 2 लिखे हैं ये किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार लिखे हैं दोस्तों। समानाधिकरण तत्पुरुष में किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार मैंने बताया था आपसे कि 4 भेद होते हैं। अगर हम कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष समास का पार्ट मान ले तो ये तो उसके अनुसार हो गए, तो 4 भेद। ठीक, तो समानाधिकरण में हम जो पढ़ते हैं वो कर्मधारय तत्पुरुष पार्ट पढ़ देते हैं। ठीक, अब इसी में मैंने आपसे कहा कि नोट करके नीचे लिख लीजिए। नंबर 3 समानाधिकरण में ही, समानाधिकरण का ही पार्ट है नन समान। ठीक, नंबर 3 जो संस्कृत का पार्ट है, संस्कृत भाषा में यानी कि संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं ये, यानी कि 8 के 8 भेद। ठीक है दोस्तों। तो इसमें नन समाज जो है अब हिंदी भाषा में प्रयोग में लाया जा रहा है। ठीक है, आपने इसके क्वेश्चन देखे होंगे एग्जाम में नन समाज के जो है क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक, नंबर 4 जो है इसमें मध्यम पद लोपी समास। ठीक, नंबर 5। और नंबर 5 की बात करते हैं प्रादि तत्पुरुष समास है। और नंबर 6 जो है वो उपपद तत्पुरुष समास है। और नंबर 7 जो है दोस्तों तो वो अलूक है। क्या है? अलूक तत्पुरुष समास। ठीक, और नंबर 8 की बात करें तो मयूर व्यंजकादि तत्पुरुष समास। ठीक, ये सारे के सारे जितने मैंने रेड कलर से लिखे हैं ये सारे के सारे संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, हिंदी भाषा में सिर्फ कर्मधारय तत्पुरुष को प्रयोग में लाते हैं। और किसको लाते हैं दोस्तों? ये लाते हैं हम द्विगु तत्पुरुष समास को। ये तत्पुरुष समास का ही पार्ट मानते हैं किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार। ठीक, अब क्या है, व्याधिकरण तत्पुरुष समास में 6 भेद होते हैं। कर्मधारय हो गया, करण हो गया, संप्रदान हो गया, अपदान हो गया, संबंध हो गया और अधिकरण हो गया दोस्तों। तो तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं? तो भेद होते हैं 2। नंबर 1 समानाधिकरण तत्पुरुष समास, नंबर 2 व्याधिकरण तत्पुरुष। समझ में आया? याद हो गया आपकी? समानाधिकरण में 2 प्रकार के होते हैं। और 2 प्रकार के कौन से? नंबर 1 कर्मधारय और नंबर 2 द्विगु। ठीक, इतना समझना है सिर्फ। व्याधिकरण तत्पुरुष समास ये 6 प्रकार के होते हैं। 6 कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष। सारे भेद हो गए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट आप हेडिंग बनाओगे समास विग्रह का दोस्तों। किसका? अब हम हेडिंग बनाने वाले हैं। हेडिंग बनाइएगा दोस्तों समास विग्रह। समास
विग्रह। ठीक है, समास विग्रह। समास विग्रह हेडिंग बना के लिखना है। समास विग्रह हेडिंग बना के लिखिए, किसी शब्द की किसी शब्द की छोटी से छोटी व्याख्या, किसी शब्द की छोटी से छोटी व्याख्या समास विग्रह कहलाती है। समास विग्रह कहलाती है। ठीक है, तो समास विग्रह कहलाती है किसी भी शब्द की छोटी से छोटी व्याख्या, तो वो क्या कहलाती है? वो समास विग्रह कहलाती है दोस्तों। ठीक, छोटी से छोटी, किसी भी शब्द की छोटी से छोटी व्याख्या, तो वो क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। जैसे में देखिए दोस्तों, निर्धन, ठीक, उदाहरण हुआ निर्धन। फिर उदाहरण लेते हैं हम यथाशक्ति, ठीक, यथाशक्ति लिया। फिर लेते हैं माता पिता, ठीक। फिर लेते हैं कमल नयन, ठीक। फिर जलधि, ठीक। इतने ही रहने देते हैं। अब जो एग्जाम्पल लिया है हमने, निर्धन लिया है, तो निर्धन का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है दोस्तों बिना धन वाला, ठीक, बिना धन वाला हो गया। यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, ठीक, शक्ति के अनुसार। नंबर तीसरा कौन सा? माता पिता, तो माता और पिता, ठीक है दोस्तों, माता और पिता, ठीक। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, ठीक है दोस्तों, नयन माने आंखें, ठीक। जलधि, जल को धारण करने वाला, तो वो जलधि कहलाता है दोस्तों। तो जल को धारण कौन करता है दोस्तों? शिव की आपने स्वर्ग में जो उनकी जटाएं होती है, उसमें आपने गंगा निकलती हुई देखी है, तो वही क्या है? जल धारण करे हुए, ठीक है दोस्तों, जल धारण करने वाला, ठीक। तो समास विग्रह में आपने समझा कि किसी भी शब्द की छोटी से छोटी व्याख्या समास विग्रह कहलाती है, ठीक। उदाहरण लिए हमने समास के, निर्धन बिना धन वाला, ठीक। तो बिना धन वाला जो है वो क्या है दोस्तों? तो वो निर्धन, ठीक। और शक्ति के अनुसार, तो शक्ति के अनुसार कौन है? तो यथाशक्ति, ठीक। यथाशक्ति का हमने समास विग्रह किया है, तो वो शक्ति के अनुसार, ठीक। माता पिता, तो माता और पिता, ठीक। कमल नयन, तो कमल के समान नयन, ठीक है दोस्तों। जलधि, तो जल को धारण करने वाला, तो जल को धारण कौन करता है दोस्तों? मैंने बताया आपसे, शिव, ठीक है। तो जल को धारण करने वाला कौन है? शिव। फिर आपको हेडिंग बनानी है दोस्त, चलिए हेडिंग बनाइएगा। निम्न वाक्य में समास बताइए। आप निम्न वाक्य में समास बताइए। अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों किस प्रकार से आता है? जैसे निम्न वाक्य में समास
बताइए। तो निम्न वाक्य में समास बताना है दोस्तों। ठीक, इस प्रकार से अगर आगे क्वेश्चन आता है तो आपको क्या है, फिर से क्वेश्चन दिया जाएगा। पहले जो मैं बात करता हूं आपसे दोस्तों, तो समास विग्रह से आ गया। ठीक, समास विग्रह से क्वेश्चन आता है कि समास विग्रह, समास दे दिया या समास का विग्रह दे दिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो आता है वह आता है निम्न में से समास बताइए। और निम्न में से कैसे, आपको क्या है, समास देगा और फिर उस समास में क्या है, आपसे ये पूछेगा कि ये कैसा समास है। ठीक, या आपको अर्थ देगा। तो कैसा है, नंबर 1 लिखिए। नंबर 1, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। कृष्ण और सुदामा, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। गुरु भाई थे। ठीक, तो अब इसमें समास बताइए दोस्तों। तो इसमें जो समास है तो वो कौन सा समास है, आप ये बताइएगा। ठीक, तो इसमें कौन सा समास है ये मुझे बताइएगा आप। तो इसमें कौन सा समास है, तो ये है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया दोस्तों। ठीक है, तत्पुरुष समास का उदाहरण। और तत्पुरुष समास में भी दोस्तों, तो ये किसका पार्ट है, तत्पुरुष समास किसका पार्ट होता है, तो ये होता है व्याधिकरण का पार्ट। किसका, व्याधिकरण। ठीक, व्याधिकरण तत्पुरुष समास, व्याधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है, आपको जो है एक समास का या एक लाइन देगा तो उसमें पूछेगा कि इसमें समास कौन सा है, तो आपको उसमें समास बताना है। ठीक है, और फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछता है संधि या दोस्तों, संधि या समास वाले पद के अनुसार। ठीक, कैसे, आगे जो नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है, नेक्स्ट जो हेडिंग डालनी है दोस्तों, निम्न में से, निम्न में से संधि व समास वाला पद बताइए। संधि व समास वाला पद बताइए। बताइए दोस्तों। ठीक है, ना कि बताइए, बताइए। ठीक, तो निम्न में से संधि व समास वाला पद बताइए। नंबर 1, नीला काश। नीला काश, नीला काश। ठीक, नंबर 2, निराशा। निराशा। ठीक, और नंबर 3, निरादर। निरादर। और नंबर 4, निराहार। निराहार। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए हमने 4 उदाहरण या 4 एग्जाम्पल ले लिए हैं, तो हमें इन्हें क्या करना है, पहले इसका संधि विच्छेद करना है। ठीक, क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो नीला आकाश का कैसे होगा, तो नील प्लस के क्या होने वाला है दोस्तों, आकाश। तो नील प्लस आकाश। ठीक है, नील प्लस के क्या हो गया, आकाश। नंबर 2, निर प्लस आशा। निर प्लस आशा। ठीक, और निराधार को कैसे तोड़ोगे आप, तो ये तोड़ोगे आप, निर प्लस आदर। निर प्लस
आदर, और निराहार को कैसे तोड़ोगे आप, तो निर प्लस आहार, निर प्लस आहार। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि हमने 4 एग्जाम्पल लिए हैं और आपसे कहा है कि निम्न में से संधि व समास वाला पद बताइए। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इनमें से संधि व समास वाला पद कौन सा है। ठीक, तो हमारा पास क्या है दोस्तों, तो ये नीला आकाश जो है, तो ये नीला आकाश क्या है हमारे पास, ये समास हो गया। और संधि वाला पद कौन सा हो गया, जो हमने तोड़ दिया है, यानी कि नील प्लस आकाश में। ठीक, तो नील प्लस आकाश में ये संधि वाला पद हो गया है, और यहाँ पे नील आकाश जो है ये समास वाला पद है दोस्तों। ठीक है, फिर नील प्लस आकाश को कैसे तोड़ा, नील प्लस आकाश हो गया, नीला आकाश। और हमने क्या करा है दोस्तों, निराशा को कैसे तोड़ा है, नीर प्लस आशा करके। ठीक है, और निरादर में तो यानी कि निर प्लस आदर, और निराहार में यानी कि निर प्लस आहार दोस्तों। ठीक, इसके बाद अब क्या है, हम समास के भेद हेडिंग डालेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे जो बढ़ेंगे हम तो वो डालेंगे समास के भेद दोस्तों। ठीक, हेडिंग बनाइएगा समास के भेद। हेडिंग बनानी है दोस्तों, लिखना है समास के भेद। ठीक, तो समास के जो भेद होते हैं वो दोस्तों कितने होते हैं, तो वे होते हैं 6 या 4 मैंने आपसे बताया था। तो लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं 6 के 6 भेद पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक, 6 के 6 भेद पढ़ने वाले हैं, और चार तो उसी में आ जाएंगे ना दोस्तों, 6 में ही चारों भेद आ जाएंगे। किसके अनुसार 4 होते हैं ये हमने आपसे बता दिया था। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट। नंबर 1 जो भेद है इसमें दोस्तों, हेडिंग बना के लिखिएगा, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों, हेडिंग बनाइएगा और लिखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अव्ययी भाव समास में फर्स्ट कंडीशन लिखिएगा दोस्तों कि फर्स्ट परिभाषा क्या होती है। इसमें अव्ययी भाव समास में या इसमें पहला पद ओब्लिक पूर्व पद ओब्लिक प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन होगी, इसमें पहला पद पूर्व पद प्रथम पद प्रधान होता है, और यह क्या है दोस्तों, अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक, इसी में दूसरी कंडीशन लिखिए, समस्त पद पुल्लिंग व स्त्रीलिंग को छोड़कर समस्त पद पुल्लिंग व स्त्रीलिंग को छोड़कर अन्य लिंग का भी होता है। अन्य लिंग का भी होता है। समस्त पद पुल्लिंग व स्त्रीलिंग को छोड़कर अन्य लिंग का भी होता है, जो अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है दोस्तों,
अब नेक्स्ट कंडीशन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, कंडीशन नंबर 3 क्या, पहला पद इसमें लिखेंगे दोस्तों, पहला पद हमेशा उपसर्ग निपात या अनन्य में से कोई एक पद, ठीक है दोस्तों, कोई एक पद। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 4 हो गई। 5 लिखिए, यदि शब्द की आवृत्ति बिना योजक चिन्ह के हो तो अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अव्ययी भाव समास कहलाता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है दोस्तों, जैसे में देख लीजिए, आरंभ में शब्द, जैसे नेक्स्ट कंडीशन में जैसे में, ठीक है, आरंभ में शब्द, जैसे छोड़ दीजिए आप। नंबर 6 हेडिंग में नंबर 6 कंडीशन में लिखिए, आरंभ में शब्द, ठीक है दोस्तों, आरंभ में शब्द। तो इसमें आरंभ में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं दोस्तों, जैसे भर, निर, प्रति, यथा, बे, आ, बा यानी कि बे और बा, ठीक है, बे, उप, यावत, अधि, अनु, इति, बद, एक और रह गया था, बै से पहले लिख लीजिए अवध, ठीक है दोस्तों, आदि। इतने सारे शब्द जो है दोस्तों, ये शब्द आते हैं, ठीक है। अव्ययी भाव समास में दोस्तों पहली कंडीशन है, इसमें पहला पद पूर्व पद, प्रथम पद को ही पूर्व पद कहते हैं, पहला पद प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है। तो जिस समास में पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है वहां पे अव्ययी भाव समास होता है दोस्तों, ठीक। समस्त पद पुल्लिंग व स्त्रीलिंग को छोड़कर अन्य भी समास में अन्य पद भी अव्ययी भाव समास कहलाता है, ठीक। पहला पद हमेशा उपसर्ग निपात अनन्य में भी कोई एक पद अव्ययी भाव समास कहलाता है, ठीक।
नेक्स्ट कंडीशन क्या है, यदि शब्द की आवृत्ति बिना योजक चिन्ह, अब योजक बिना योजक चिन्ह कैसे होता है, तो ये वाला जो चिन्ह होता है योजक चिन्ह का होता है दोस्तों, माइनस वाला, बिना योजक चिन्ह के हो तो अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, कंडीशन बन गई है अव्ययी भाव समास की। कैसे होगा, तो अव्ययी भाव समास में अब शब्द प्रारंभ में कौन से शब्द आने वाले हैं, भर, निर, प्रति, यथा, वे, अ, व, वद, व, उप, यावत, अधि, अनु और इति, ये वाले सारे शब्द देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। ठीक, तो चलिए दोस्तों लिखना स्टार्ट करते हैं अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। ठीक, अव्ययी भाव में अव्ययी का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है अव्यय, यानी कि अव्यय। ठीक है, और भाव का जो अर्थ होता है ये अव्यय प्लस भाव। ठीक, अव्यय भाव दो शब्द से मिलकर बना अव्यय प्लस भाव से। ठीक, अव्यय का जो अर्थ होता है ये होता है खर्च, यानी कि खर्च। ठीक, जिसे खर्च नहीं होता। ठीक, प्लस, और भाव का जो अर्थ होता है दोस्तों ये होता है होना, खर्च, खर्च यानी कि खर्च न होना। ठीक है, होना या पाया, पाया जाना। ठीक है दोस्तों, पाया जाना। तो अब क्या है, अव्यय भाव अव्यय प्लस भाव से मिलके बना है। अव्यय का जो अर्थ होता है वो होता है अखर्च, और भाव का जो अर्थ है होना, यानी कि पाया जाना। ठीक, अखर्च होना या अखर्च होना, पाया जाना। ठीक, ये इतना समझ में आया। अब एग्जाम्पल के अनुसार आपको जैसे कंडीशन मैंने बताई है, उपसर्ग से मिलकर शब्द जो बनता है वो अव्ययी भाव, निपात वाला शब्द वो अव्ययी भाव, या अव्यय शब्द से मिलकर जो बनेगा वो अव्ययी भाव समास कहलाता है दोस्तों। ठीक, सारी कंडीशनों को फॉलो करेंगे। तो चलिए दोस्तों लिखिए। अब आपको क्या करना है, उपसर्ग प्लस शब्द, यानी कि यहाँ पे उपसर्ग लिखना है पहले आपको, उपसर्ग, और फिर क्या है आपको प्लस लगाना है, शब्द लिखना है। ठीक, इससे क्या है शब्द बनने वाले हैं। ठीक है, उपसर्ग हो गया और शब्द हो गया। तो यहां से क्या है उपसर्ग के नीचे और शब्द के नीचे जो शब्द आने वाले हैं, जैसे उपसर्ग हो गया हमारा कौन सा हो गया दोस्तों, प्रति। ठीक, उपसर्ग कौन सा हो गया, प्रति, प्लस क्या लिखेंगे, दिन, शब्द क्या हो गया, दिन। ठीक, फिर उपसर्ग कैसे लिख लिया हमने, जैसे आ हो गया तो आ प्लस के जन्म, शब्द दे दिया हमने जन्म। ठीक, अब उपसर्ग हमने ले लिया निर, और यहां पे प्लस लगा के लिख दिया धन। ठीक है दोस्तों, तो यहां से क्या है शब्द बन गया आपका। प्रति प्लस दिन से जो शब्द बना है मूल शब्द वैसे क्या हो गया है दोस्तों, तो ये जो हो गया प्रतिदिन हो गया। तो प्रतिदिन में जो समास होता है दोस्तों, ये प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास होता है। आज प्लस जन्म से बना है आज जन्म। ठीक है दोस्तों, क्या बना है, आ जन्म। तो आ जन्म में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है दोस्तों। और निर्धन में कौन सा समास है, तो ये हो गया निर्धन। ठीक है दोस्तों, तो निर्धन में प्रतिदिन में आ जन्म में कौन सा समास है, तो दोस्तों ये है अव्ययी भाव समास। ठीक, अव्ययी भाव समास। ठीक, अव्ययी भाव समास उपसर्ग से मिलके बना, मैंने बताया है आपको कि ठीक उपसर्ग, निपात और अन्य, अन्य अन्य का अव्यय। ठीक है, अन्य लिखवाया है मैंने आपको। यहाँ पे क्या है समस्त पद उपसर्ग, अन्य नहीं है दोस्तों, ये अव्यय है। क्या है, अव्यय है, बै है, बै आपको। ठीक है, ये पहले भी मुझसे अन्य ही लिखा गया था एक बार, और ये अव्यय होता है दोस्तों, मिस्टेक है उसके लिए माफी चाहता हूँ, अव्यय ही होता है। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे उपसर्ग हो गया हमारा। अब आते हैं निपात के बारे में, निपात प्लस शब्द।
ठीक है दोस्तों, निपात प्लस शब्द। निपात मतलब तथा, ठीक, यथा, ये निपात शब्द है। इति या भर, ठीक, प्लस करोगे। अब इसमें शब्द जोड़ दी जैसे योग्यता, योग्यता, ठीक, फिर यथा के साथ जोड़ दिया हमने क्रम, यति के साथ जोड़ दिया सिद्धम, ठीक है, और भर के साथ घेर दिया शक। ठीक, तो ये वाले जो शब्द है स्टार्टिंग में, ये कैसे शब्द है, तो ये जो शब्द है दोस्तों हमारे, ये है निपात, और यहां से ये जितने शब्द है ये हमने शब्द जोड़े हैं, ठीक, इनसे जो है यथा योग्यता, ठीक, यथा क्रम, इति सिद्धम या भर शक, ठीक है, इनमें क्या है दोस्तों, तो इनमें जो है अव्ययी भाव समास है। कैसे समास है, यथा योग्यता में, अब ये इसका कैसे हो जाएगा, यथा योग्यता, यथा योग्यता, यथा योग्यता थोड़ी, ये तथा है, तथा योग्यता, तथा योग्यता, ठीक, फिर यथा क्रम हो गया दोस्तों, यथा क्रम यानी कि यथा क्रम, क्रम के अनुसार, ठीक, इति सिद्धम, शब्द क्या बना, शब्द बना है हमारा इति सिद्धम, ठीक, फिर भर्षक, ठीक है दोस्तों, ये शब्द बने, और इन्हीं सारे शब्द में कैसा शब्द, कौन सा समास होता है, तो वो होता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक, अव्ययी भाव समास हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे दोस्तों आपसे, उपसर्ग हो गया, निपात हो गया, अव्यय देखते, अव्यय शब्द, एक तरफ आप अव्यय लिखेंगे और दूसरी जहां पे अन्य लिखा हुआ था वहां मिस्टेक हो गई थी दोस्तों, वहां पे अव्यय है, अव्यय प्लस शब्द, ठीक है दोस्तों, वो बै था लेकिन मुझसे न समझ आ गया, ठीक है दोस्तों, मिस्टेक हो गई वहां। आप जो है अव्यय और शब्द, अव्यय और शब्द यानी कि यहां से अव्यय कैसे होता है, जहां पे मैंने लिखवाया है आपको योजक चिन्ह आता है, ठीक है, जैसे आजकल, आज अयोजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे कल, ठीक, तो आजकल हो गया, धीरे धीरे, धीरे धीरे, ठीक, फिर जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी, ठीक, फिर हो गया साफ साफ, साफ साफ, एक जैसे ही शब्द है ना दोस्तों, देखो अधिकांश एक जैसे, यहा वहा, यहा वहा, ठीक, अभी अभी, अभी अभी यही अभी, ठीक, फिर जब यानी कि अब जब, अब जब, ठीक है दोस्तों, आजकल से अब यहाँ पे, यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ शब्द जो बनने वाला है साफ साफ, अभी यभी, यहां से योजक चिन्ह को आप हटा दो, ठीक, या एक और आता है दोस्तों उदाहरण में, यहाँ पे लिखिए, ये शब्द तो आप लिख ही लोगे ना, आजकल यानी कि आजकल हो गया, फिर आगे एक शब्द और आता है इसमें नेक्स्ट, कौन सा, आजकल, आजकल भी आता है ना दोस्तों, आजकल, ठीक, अपने ही जोड़ दिया आजकल, तभी अव्ययी भाव समास हो गया, ठीक है, तो ये सारे के सारे अव्ययी भाव समास है, अव्यय शब्द जो आएंगे इस प्रकार से, ठीक, तो हमारी जो कंडीशन नंबर जो तीसरी है दोस्तों, कंडीशन नंबर तीसरी को हमने फॉलो कर दिया,
ठीक, तो कंडीशन नंबर 3 को मान के अब उपसर्ग से हो गया समास। ठीक, निपात इसमें कैसे बनेगा और अव्यय से कैसे अव्ययी भाव समास बनेगा ये हमने सीख लिया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने सीख लिया। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखिए अव्ययी भाव समास में द्वंद्व समास में अंतर। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए दोस्तों, इसी में अव्ययी भाव समास में नेक्स्ट हेडिंग बनाइए अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास में द्वंद्व समास में अंतर। द्वंद्व समास में अंतर। ठीक, अव्ययी भाव समास में और द्वंद्व समास में क्या अंतर होता है दोस्तों। ठीक, अव्ययी भाव समास में और द्वंद्व समास में, तो अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, अव्ययी भाव समास में जैसे एग्जाम्पल दिनों दिन, नंबर 1 लिया है हमने, दिनों दिन। अव्ययी भाव में समास में शब्द आएगा ऐसे, दिनों दिन। दूसरा रातों रात, रातों रात, इस प्रकार से आने वाला शब्द है। नंबर 4 बातों बात, बातों बात। ठीक है, यहां पे बातों बात हो गया। नंबर 4 कानों कान, कानों कान। ठीक, नंबर 5 और ले लेते हैं एग्जाम्पल, हाथों हाथ, हाथों हाथ। ठीक, इस प्रकार से शब्द आएंगे अव्ययी भाव समास में। द्वंद्व समास की मैं बात करता हूं, जैसे नंबर 1 आप एग्जाम्पल लीजिए, दिन दिन, दिन और योजक चिन्ह लगा होगा फिर आएगा दिन। ठीक है, नंबर 2 जो आएगा इसमें आएगा रात रात, रात रात। तो रात और योजक चिन्ह के साथ आ रहा है, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो वहां पे द्वंद्व समास होगा दोस्तों। ठीक, नंबर 3 बात बात, बात और बात। ठीक है, इस प्रकार से आएगा बात और बात। नंबर 4 आएगा आपका कान कान, क्या आने वाला है, कान और कान। ठीक, इस प्रकार से शब्द आएगा। नंबर 5 हाथ हाथ, क्या आ जाएगा, हाथ और हाथ। ठीक है दोस्तों, और भी आ सकते हैं, जैसे नंबर 6 ले लीजिए आप, लड़का लड़के, लड़का लड़के। ठीक है, और ले लेते हैं द्वंद्व समास में, सुंदर सुंदर, सुंदर और सुंदर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से और भी बहुत सारे शब्द है। ठीक, अव्ययी भाव की जो कंडीशन है दिनों दिन, इस तरीके से लिखा आएगा मर्ज करके, मिलकर। और द्वंद्व समास में योजक चिन्ह के साथ शब्द आएंगे दोस्तों। ठीक, योजक चिन्ह के साथ, दिन, योजक चिन्ह दिन दिन दिन, यानी कि दिन और दिन आएगा तो यहाँ पे द्वंद्व समास है, और दिनों दिन आएगा तो वहां पे अव्ययी भाव समास है। रातों रात आएगा अव्ययी भाव समास, दिनों दिन हो गया, रातों रात हो गया, बातों बात आएगा तब अव्ययी भाव समास है। कानों कान आएगा तो अव्ययी भाव समास है। हाथों हाथ आएगा दोस्तों तो यहाँ पे क्या है, अव्ययी भाव समास है। ठीक, अगर आता है योजक चिन्ह के अनुसार तो दिन, योजक चिन्ह दिन के अनुसार तो द्वंद्व समास होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं तो ये है द्वंद्व समास के। ठीक, और ये जो हमने आपको एग्जाम्पल दिए हैं ये कैसे समास के हैं, तो ये है दोस्तों अव्ययी भाव समास के। ठीक, ये सारे के सारे है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव
और ये जो सारे के उदाहरण हैं ये सारे के सारे कैसे हैं, तो ये है दोस्तों द्वंद्व समास के उदाहरण। ठीक, द्वंद्व समास के। इतनी बात क्लियर हुई। द्वंद्व समास में और अव्ययी भाव में समास में अंतर हो गया, सारे एग्जाम्पल हो गए। अब आपसे मैं कहने लूंगा एग्जाम्पल लिखिए अव्ययी भाव समास की, तो कहां से, यही तो है भाई। 4 मैंने इधर लिखवा दिया आपको, 4 5 ये हो गए, ये सारे के सारे अव्ययी भाव के हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे शब्द बना है यहाँ से। प्रतिदिन बना है, प्रतिदिन में अगर हम तोड़ते हैं प्रति प्लस दिन तो ये शब्द बना ना, प्रति प्लस दिन। ठीक, आजन्म, निर्धन, और यहां से यथायोजक, यथायोग्यता, यथाक्रम, इति सिद्धम, भर्षक, और फिर आगे क्या हो गया, आजकल। इस तरह से धीरे धीरे, तो धीरे धीरे योजक चिन्ह के साथ जो आएगा धीरे धीरे आएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से शब्द आएगा। जल्दी जल्दी ऐसे आएगा, जल्दी जल्दी। ठीक है, इस तरीके से शब्द आएंगे दोस्तों, ना कि ऐसे। ऐसे आते हैं दोस्तों कैसे, अव्ययी भाव समास, सॉरी द्वंद्व समास में आते हैं योजक चिन्ह के साथ। ठीक, योजक चिन्ह नहीं है बीच में, मर्ज करके है शब्द, तो वहां पे अव्ययी भाव समास होता है दोस्तों। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके जो पार्ट करेंगे हम दोस्तों, तो वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। ठीक है, यानी कि टुमारो। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे कल आपसे, कल मुलाकात होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का सिंबल होता है, हाथ बना हुआ होता है इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, लो लाइक का बटन जरूर दबाएं। ठीक, तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल। इसके सारे जितने भी पार्ट है वो दोस्तों हम कल कवर करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।